हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो से हम चैप्टर 7 यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मार्केट फेलियर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। अब जो ये यूनिट है इसके ना दो हिस्से हैं, ठीक है। तो पहले हिस्से में हम क्या करेंगे, मार्केट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे कि मार्केट फेलियर क्या है, क्यों मार्केट फेल होता है, क्या रीजन है मार्केट फेलियर की, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद, ये पढ़ने के बाद फिर हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट इंटरवीन करके मार्केट फेलियर को करेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से दो हिस्सों में हम इसे बांटेंगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम ये मार्केट फेलियर स्टार्ट करेंगे, हम मार्केट फेलियर को समझेंगे एंड वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस फॉर मार्केट फेलियर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले तो मार्केट क्या है। देखिए हमने पढ़ा है कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज करते हैं, राइट। अब अक्सर फ्री मार्केट में हमें देखने को मिलता है कि जो बायर्स एंड सेलर्स है वो अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, यानी कि वो ऐसे डिसीजंस लेंगे या ऐसे एक्टिविटीज करेंगे जिससे कि इनकी खुद की जो इंटरेस्ट है या खुद की जो बेनिफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए, राइट। और ऐसे बिहेवियर को हम रैशनल बिहेवियर कहते हैं। और जब बायर्स एंड सेलर्स रैशनली बिहेव करेंगे ना, तो रिसोर्सेज की जो एलोकेशन है, जो रिसोर्स एलोकेशन है वो करेक्ट गुड्स में होती है एंड सबसे ज्यादा एफिशिएंट होती है, राइट। एंड देखिए ऐसे मार्केट में क्या होता है, जब रिसोर्स एलोकेशन करेक्ट होती है तो चीजों की जो प्राइसेस है वो भी कॉम्पिटिटिव या फिर फेयर रहती है। एंड ऐसे मार्केट को हम कहते हैं एफिशिएंट मार्केट। और देखिए हमने ये भी पढ़ा था कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर होता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट रहता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखिए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, जिसके चलते कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है एंड प्राइसेस जो है वो कॉम्पिटिटिव रहते हैं, मिनिमल रहते हैं, रिसोर्स एलोकेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा करेक्टली होता है। लेकिन साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इन रियल वर्ल्ड कोई भी मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कुछ ऐसे फीचर्स है जो फुलफिल करना इन रियल वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फॉर इंस्टेंस एक फीचर है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की कि बायर्स एंड सेलर्स दोनों के पास परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द मार्केट। लेकिन हमेशा मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होना ये पॉसिबल नहीं है। एंड जब आपके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, आप रैशनली बिहेव नहीं करते हो, राइट। एंड जब आप रैशनली बिहेव नहीं करोगे तो रिसोर्स की एलोकेशन ढंग से नहीं होगी। सिमिलरली परफेक्ट कॉम्पिटिशन का दूसरा फीचर है कि कोई भी एंट्री या फिर एग्जिट बैरियर नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ये बैरियर्स रहते हैं, बिकॉज सर्टन फर्म्स के पास ज्यादा पावर रहती है, ज्यादा मार्केट कवरेज या मार्केट पावर रहती है, राइट। एंड उस पावर के चलते कुछ ना कुछ बैरियर बनी रहती है मार्केट में। एंड तीसरी फीचर जो परफेक्ट कंपटीशन की है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट होनी चाहिए, यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए चीजों की, राइट। लेकिन हमें ये भी पता है कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती। तो ऐसे फीचर्स के कारण एक रियल वर्ल्ड में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होना पॉसिबल नहीं है। एंड जहाँ पे मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नहीं होते वहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन भी परफेक्ट नहीं होते एंड प्राइसेस भी परफेक्ट नहीं होते, राइट। एंड ऐसे इनएफिशिएंट मार्केट को, या जब मार्केट इनएफिशिएंट हो जाती है तो ऐसे मार्केट में मार्केट फेलियर होने की चांसेस ज्यादा रहती है, राइट। अगर मार्केट बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी की तरफ जाता है तो इसी को हम मार्केट फेलियर कहते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट फेलियर। तो चलिए एक बार हम इसे थ्योरी में भी पढ़ लेते हैं। ओके, द मार्केट इज वेयर बायर्स एंड सेलर्स come together to exchange goods and services. Economists believe that people make choices based on what benefits them the most. यानी कि सब लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, राइट। People will choose those things that give them the greatest benefit and avoid things that don't offer much value. This is called rational behavior.
When people act rationally, it is thought that market will work efficiently. A perfectly functioning market is seen as efficient because it allocates resources in the best possible way. देखिए, perfectly functioning market या फिर एक perfectly competitive market, इसको हम सबसे ज़्यादा efficient मानते हैं क्योंकि यहाँ पे जो resources की allocation है वो best possible way में हो रही है. In such a market, prices act as signals for both producers and consumers. This way, the right amount of goods and services is produced and supplied at the correct price. तो देखिए, अब ये prices जो है, how does it act as signal for producers and consumers? देखिए क्या होता है, अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जब भी किसी चीज की प्राइस राइज होती है तो प्रोड्यूसर को पता चलता है कि इस चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है, क्योंकि डिमांड ज्यादा होने पे ही तो प्राइस राइज होती है ना. तो प्रोड्यूसर्स अब क्या करेंगे, इस चीज की सप्लाई भी इंक्रीज करेंगे, तो ये पर्टिकुलर चीज में जो है वो रिसोर्स एलोकेट करेंगे. तो इस तरह से देखिए, प्राइसेस प्रोड्यूसर्स को सिग्नल कर रही है कि किस चीज में इनको अपना रिसोर्स एलोकेट करना है, किस चीज की डिमांड ज्यादा है एंड किस चीज में, उसी चीज में इनको रिसोर्स एलोकेट करना है, राइट. अब देखिए, सिमिलरली जब प्राइस लो होता है तो प्रोड्यूसर को पता चलती है कि इस चीज की डिमांड कम है, तभी तो ये प्राइस लो हो रही है ना, तो इस चीज की हमें सप्लाई भी कम करनी चाहिए, यानी कि हमें इस चीज पे रिसोर्स एलोकेट ज्यादा नहीं करनी चाहिए. तो देखिए कैसे प्रोड्यूसर्स को प्राइस ने सिग्नल किया कि वेयर दे शुड एलोकेट देयर रिसोर्सेज, कहाँ पे रिसोर्स एलोकेट करना सबसे ज्यादा ठीक रहेगा, सबसे ज्यादा एफिशिएंट रहेगा. सिमिलरली कंज्यूमर्स को भी प्राइसेस सिग्नल करती है. देखिए कंज्यूमर्स को कैसे सिग्नल करती है, जब भी किसी चीज की प्राइस हाई होती है तो कंज्यूमर उस चीज की डिमांड कम करते हैं, है कि नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइसेस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड, राइट. तो जब किसी चीज की प्राइस एक्सेसिवली हाई होती है, उस चीज की डिमांड कम होती है एंड कंज्यूमर स्टार्ट लुकिंग फॉर सब्स्टिट्यूट, राइट. सब्स्टिट्यूट की डिमांड वो इंक्रीज करने लग जाते हैं. तो देखिए प्राइसेस कंज्यूमर्स को भी बताता है कि क्या चीज आपको कब खरीदनी है, क्या खरीदनी है ना. आपको अभी जिस चीज की प्राइस इंक्रीज हो रही है वो आपको अभी नहीं खरीदनी, राइट. आपको सब्स्टिट्यूट अभी खरीदनी है, राइट. सिमिलर लेटर प्राइस लो होती है तो वो चीजों की डिमांड कंज्यूमर इंक्रीज करती है ना. तो देखिए प्राइस अगेन सिग्नल कर रही है कि ये पर्टिकुलर चीज आपको अभी, आपको अगर आप डिमांड करोगे तो आपको फायदा है. तो इस तरह से देखिए प्राइसेस कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स के जो एक्टिविटीज है उनको गाइड करती है एंड कहाँ पे इनको अपना रिसोर्सेज एलोकेट करनी है वो चीज के लिए भी गाइड करती है, राइट. एंड जब ये प्राइस मैकेनिज्म जो है ये अगर बहुत ही एफिशिएंटली स्मूथली रन करता है तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाती है चीजों की, राइट. और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है इक्विलिब्रियम प्राइस में, एंड वो एक सबसे ज्यादा एफिशिएंट कंडीशन होता है जहाँ पे राइट अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज सप्लाइड एट द करेक्ट प्राइस. तो आइडियली तो ऐसा होना चाहिए, मार्केट मैकेनिज्म शुड वर्क दिस वे. लेकिन देखिए रियल वर्ल्ड में हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है. However, this does not always happen. Sometimes market fail to allocate resources efficiently. This is known as market failure, leading to inefficient outcomes. तो जब मार्केट फेल करती है रिसोर्स एफिशिएंटली एलोकेट करना तो मार्केट फेलियर जैसे सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे जो आउटकम्स है यानी कि जो क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड सप्लाइड है वो सही नहीं रहती, वो एफिशिएंट नहीं रहती, ठीक है. तो चलिए अब यही मार्केट फेलियर की कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट फेलियर. Market failure refers to a situation where resources in the economy are not used efficiently. It does not mean the market stops working completely, but means it isn't working as well as it should. तो मार्केट फेलियर कौन सी सिचुएशन है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रही है. देखिए मार्केट फेलियर का ये मतलब नहीं है कि मार्केट कंप्लीटली इट हैज स्टॉप्ड वर्किंग, रादर मार्केट फेलियर मीन्स कि मार्केट उतने अच्छे से नहीं वर्क कर रही है एज इट शुड, ठीक है. या फिर हम कह सकते हैं, देखिए मार्केट फेलियर इज अ सिचुएशन इन विच फ्री मार्केट लीड्स टू मिसएलोकेशन ऑफ अ सोसाइटीज स्केर्स रिसोर्सेज. जहाँ पे जो सोसाइटी की स्केर्स रिसोर्स है वो
मिस एलोकेट हो रही है, यानी कि करेक्ट गुड्स में वो एलोकेट नहीं हो रही है. In the sense that there is either overproduction or underproduction of particular goods and services leading to less than optimal outcome. तो जब मार्केट फेलियर होती है तो क्या होती है, देखिए सर्टन गुड्स की ओवर प्रोडक्शन होती है एंड सर्टन गुड्स की अंडर प्रोडक्शन होती है. ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन कब होती है, जब करेक्ट गुड्स पे करेक्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं एलोकेट हो रही है, यानी कि जब सोसाइटी की रिसोर्सेज मिस एलोकेट हो रही है, तब हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है. ठीक है, तो मार्केट फेलियर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर सर्टन गुड्स की ओवर प्रोडक्शन एंड सर्टन गुड्स की अंडर प्रोडक्शन हो रही है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मार्केट फेलियर हो रही है. ठीक है, ओके, अब टाइप्स ऑफ मार्केट फेलियर की बात करते हैं. देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट फेलियर. पहला टाइप है कंप्लीट मार्केट फेलियर. कंप्लीट मार्केट फेलियर में क्या होता है, देखिए, दिस हैपेंस व्हेन सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड एट ऑल इवन दो पीपल नीड देम. कंप्लीट मार्केट फेलियर कब होता है, जब सर्टेन गुड्स, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है, राइट, उनकी कोई प्रोडक्शन ही नहीं है मार्केट में. इवन दो पीपल नीड देम, पीपल डिमांड कर रहे हैं, उनको चाहिए वो गुड्स, बट स्टिल वो गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है. दिस इज नोन एज मिसिंग मार्केट, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विस की मार्केट ही नहीं है, द मार्केट इज मिसिंग. एन एग्जाम्पल इज पब्लिक गुड्स लाइक स्ट्रीट लाइटिंग और पब्लिक पावर विच द मार्केट डज नॉट सप्लाई. जैसे कि हमने भी महसूस किया है कि कई जगह स्ट्रीट लाइट ही नहीं होती, स्ट्रीट लाइट की जरूरत होती है वहाँ के लोगों को, बट देयर इज नो स्ट्रीट लाइट. तो इसे हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट की मार्केट है वो मिसिंग है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्लीट मार्केट फेलियर. सिमिलरली पब्लिक पावर भी वही एग्जाम्पल में आती है. ठीक है, मार्केट वो चीजों की सप्लाई ही नहीं कर रहा है, देयर इज नो सप्लाई एट ऑल. अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट फेलियर इज द पार्शियल मार्केट फेलियर. In this case, the market does work, but it produces either the wrong quantity of goods or charges the wrong price. और partial market failure में क्या होता है कि गुड प्रोड्यूस तो हो रही है, राइट, लेकिन either wrong quantity में हो रही है या फिर wrong price चार्ज कर रही है मार्केट उस गुड एंड सर्विस की. This leads to a loss in economic welfare, meaning that society is worse off because resources aren't used in the best possible way. तो अगर रॉन्ग क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही चीजें या रॉन्ग प्राइसेस उसके चार्ज हो रही हैं, तो इसका ये मतलब है कि रिसोर्स सही जगह पे एलोकेट नहीं हुआ, राइट. तो इससे जो इकोनॉमिक वेलफेयर है सोसाइटी की वो कम हो जाती है. ओके, सो यू अंडरस्टूड कंप्लीट एंड पार्शियल मार्केट फेलियर. कंप्लीट में तो प्रोड्यूस ही नहीं है सर्टेन चीजें, ठीक है. पार्शियल में वो चीजें प्रोड्यूस तो है लेकिन राइट क्वांटिटी या फिर राइट प्राइस में अवेलेबल नहीं है. नाउ व्हाई डू मार्केट्स फेल. देखिए, ये चीज हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था. अब इसी चीज की हम थ्योरी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. देखिए, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड टू देयर हाईएस्ट वैल्यू यूज. एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में रिसोर्स सबसे ज्यादा एफिशिएंटली यूज होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पे जिस चीज में रिसोर्स की जरूरत है, राइट, वहीं पे ये इसकी एलोकेशन होनी चाहिए. While perfectly competitive markets are efficient in theory, they rarely exist in the real world. Condition needed for perfect competition, like many small firms, complete knowledge, identical products are not usually present. और इन चीजों की वजह से अक्सर मार्केट को नहीं पता चलता कि कहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन होनी चाहिए, किस वुड पे होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए, राइट. एंड दिस कैन लीड टू मार्केट फेलियर. To understand market failure, we need to explore the reason behind it and the role of the government in addressing these failures. ठीक है, तो आज के पार्ट में हम क्या करेंगे, we will understand the reason behind market failure. ठीक है, एंड जो गवर्नमेंट का पार्ट है वो हम पार्ट 2 में यानी कि अगले वीडियो में एड्रेस करेंगे इस चीज. Now, there are 4 main reasons for market failure. मार्केट फेलियर होने के लिए there are 4 मेन रीजन्स, 4 मेन कारण है. तो वो कारण क्या क्या है. फर्स्ट इज योर मार्केट पावर, सेकेंड इज एक्सटर्नैलिटीज, थर्ड इज पब्लिक गुड्स एंड फोर्थ इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. तो ये 4 मेन रीजन्स है जिसकी वजह से मार्केट हमें
फेल करते हुए दिखाई देती है। तो ये चारों ही रीजन को अब हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि हाउ दे लीड टू मार्केट फेलियर। ठीक है, starting with market power. So let's talk about market power now. Okay, now what is market power, जिसको हम मोनोपोली पावर भी कहते हैं। देखिए, मार्केट पावर और मोनोपोली पावर is the ability of a firm to raise the price of goods or service above its marginal cost, allowing it to earn higher profits. अब इसका क्या मतलब है? देखिए, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स में हम क्या देखते थे कि जितना फर्म का मार्जिनल कॉस्ट है उतना ही वो प्राइस चार्ज करता था, राइट? यानी कि उसको एडिशनल जितना कॉस्ट लगा है एडिशनल प्रोडक्ट बनाने में उतना ही वो प्राइस चार्ज करता था। तो इसकी वजह से उसका प्राइस उसके कॉस्ट की बराबरी होता था और वो कभी भी इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं कमा पाता था, हमेशा वो नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाता था, एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, राइट? लेकिन देखिए, अगर एक फर्म के पास मार्केट में पावर है या मोनोपोली पावर है तो फर्म क्या करेगा, जितना उसका मार्जिनल कॉस्ट है उसे कहीं ज्यादा हाई प्राइस वो चार्ज करेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर फर्म की मार्जिनल कॉस्ट है 15 तो फर्म चार्ज कर सकता है 20 रुपीज, राइट? इट विल चार्ज हायर देन इट्स मार्जिनल कॉस्ट। तो इस तरह से क्या हुआ, जो ₹5 है ये फर्म को इकोनॉमिक प्रॉफिट हुआ because it is charging higher than its cost. ठीक है, तो आपका मोनोपोली पावर हमें कैसे पता चलता है? If you are able to charge higher price than your cost, फिर हम कहेंगे कि you have monopoly या फिर market power. ओके ओके, तो देखिए, firms with market power are price makers setting the prices rather than accepting the market price. तो जिन फर्म के पास मार्केट पावर होती है वो अपना प्राइस खुद सेट करते हैं, उन्हें मार्केट से प्राइस एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। मार्केट से प्राइस एक्सेप्ट करते हैं फर्म से ना परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, राइट? लेकिन क्योंकि उनके पास कोई मार्केट में पावर नहीं होती, लेकिन जब आपके पास मार्केट में पावर है यू कैन सेट योर प्राइसेस, यू आर नोन एज अ प्राइस मेकर। सो दिस इनेबल्स देम टू अचीव पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, यानी कि अर्निंग मोर देन द टोटल कॉस्ट। तो ऐसा करने से क्या होगा, आप एक पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा पाएंगे, यू विल बी अर्निंग मोर देन योर कॉस्ट। ठीक है, नाउ द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इज इंडिकेटेड बाय द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस, यानी कि द लार्जर डिफरेंस सिग्निफाइज ग्रेटर मोनोपोली पावर। तो मान लीजिए, अब देखिए, अब आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 15, ठीक है, एंड आप प्राइस सेट कर रहे हो रुपीज लेट्स से 70। अब एक दूसरा फर्म है उसका भी मार्जिनल कॉस्ट 15 है लेकिन वो प्राइस सेट कर पा रहा है 20। तो यहाँ पे मोनोपोली पावर किसकी ज्यादा है? ये दूसरी फर्म की ज्यादा है, राइट? बिकॉज वो ज्यादा प्राइस कॉन्फिडेंटली यहाँ पे सेट कर पा रहा है। अब ज्यादा प्राइस सेट वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसे पता है कि इवन इन दिस प्राइस पीपल विल बाय इट्स गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? तो देखिए, जितना ज्यादा मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस के बीच में गैप होता है ना, उतना ही ज्यादा हमें समझना चाहिए कि मोनोपोली पावर उतना ही ज्यादा है। द फर्म दैट इज एबल टू चार्ज द मोस्ट मैक्सिमम प्राइस, द ग्रेटेस्ट प्राइस दैट इट्स मार्जिनल कॉस्ट, वो फर्म के पास ज्यादा मार्केट में पावर है। ठीक है, सो यही ये सेंटेंस कहना चाह रहा है, the degree of monopoly power is indicated by the difference between marginal cost and price, यानी कि larger the difference the greater the monopoly power। ये चीज आपके एग्जाम में पूछी गई थी, राइट? सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू। देखिए, एमसीक्यू ये पूछी गई थी कि द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इज इंडिकेटेड बाय, एंड ऑप्शन में दिया गया था द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस, द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड प्राइस, या फिर डिफरेंस बिटवीन एसी एंड एआर। तो इस तरह से कई ऑप्शंस दिया गया था। सो मोनोपोली पावर क्या इंडिकेट करता है? द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग बैक, देखिए, दीज फर्म्स ऑफर रेस्ट्रिक्ट आउटपुट, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग less than in a competitive market, which allows them to charge higher prices that would prevail under perfect competition। तो देखिए, अब ये मोनोपोली पावर कैसे मार्केट फेलियर कराती है, क्योंकि ये फर्म्स क्या करती है ना, अक्सर ये अपना आउटपुट जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर देती है। ठीक है, दे विल रेस्ट्रिक्ट द आउटपुट।
आउटपुट रेस्ट्रिक्ट करने से क्या होगा कि जितने लोग डिमांड कर रहे हैं उससे कम आउटपुट बना दो। फॉर इंस्टेंस लोग 50 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं तो 40 यूनिट्स ही बना दो, आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर दो। अब इस तरह से क्या होगा, मोर पीपल, हायर पीपल विल बी चेजिंग दिस 40 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो लोगों में कंपटीशन होगा, तो जो ज्यादा प्राइस दे पाएगा उसी को ये प्रोडक्ट मिलेगी। तो इस तरह से आउटपुट रेस्ट्रिक्ट करने से गुड्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है, और ये प्राइस इंक्रीज होने से ये मोनोपोली जो फर्म्स है, जो ये मार्केट पावर वाले फर्म्स है, उनको फायदा होता है, राइट। लेकिन देखिए ये मार्केट के लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जानबूझ के यहाँ पे आउटपुट रेस्ट्रिक्ट करके प्राइस को आर्टिफिशियली यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। देखिए these firms often restrict output, producing and selling less than competitive market, which allows them to charge higher prices than would prevail under perfect competition. The profit gained by these firms do not arise from operational efficiency, but from their market dominance. तो ये इस तरह से ये हायर प्राइस चार्ज करके ये क्या कर पा रहे, ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे, लेकिन ये प्रॉफिट उनके ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से नहीं आ रही। देखिए अगर फर्म्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी लेके आती है, यानी कि ऐसे इनोवेशन टेक्नोलॉजी लेके आती है जिससे कि उसकी कॉस्ट कम हो, एंड इसकी वजह से अगर उसको फायदा हो रहा है, फिर तो ठीक है। लेकिन जानबूझ के आप आउटपुट रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, राइट, एंड जानबूझ के आप प्राइस इन्फ्लेट कर रहे हो, आर्टिफिशियली आप प्राइस इन्फ्लेट कर रहे हो, तो ये तो सही तरीका नहीं है टू इंक्रीज योर प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए consequently market power leads to inefficient allocation of resources, preventing the market from producing the right quantity of goods and services at the right price. तो इस तरह से फर्म्स जिनके पास मोनोपोली पावर है वो क्या कर रहे हैं, आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यानी कि राइट क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, एंड प्राइस को आर्टिफिशियली इंक्रीज कर रहे, यानी कि राइट प्राइस में गुड्स एंड सर्विस मार्केट में नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से वो मार्केट फेलियर करा रहे हैं, क्योंकि यही तो कंडीशन होती है मार्केट फेलियर की, राइट, कि राइट क्वांटिटी में प्रोड्यूस ना हो एंड राइट प्राइस में ये चीज प्रोड्यूस ना। क्योंकि देखिए जैसा कि हमने एग्जांपल में कहा, अगर 50 लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं तो 50 यूनिट्स बननी चाहिए थी मार्केट में आइडियली, राइट। लेकिन जो ये मोनोपोली फर्म्स है वो सिर्फ 40 यूनिट्स ही बना रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, राइट क्वांटिटी सप्लाई नहीं कर रहे हैं मार्केट में, एंड ये 40 यूनिट्स भी ये बहुत ज्यादा हाई प्राइस में, इन्फ्लेटेड प्राइस में सप्लाई कर रहे हैं, विच इज अगेन नॉट करेक्ट फॉर द मार्केट, तो दिस लीड्स टू मार्केट फेलियर। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे मार्केट पावर मार्केट फेलियर कराती है। ओके, तो पहला कारण तो हमने देख लिया मार्केट फेलियर का, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड रीजन फॉर मार्केट फेलियर, दैट इज एक्सटर्नैलिटीज। अब एक्सटर्नैलिटीज क्या है, अगर मैं इसे सिंपल तरीके से आपको समझाऊं तो देखिए लेट्स से मैंने कोई एक्शन लिया या फिर कोई ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, और मेरे एक्शन एंड ट्रांजैक्शन की वजह से एक थर्ड पार्टी जो है वो अफेक्टेड हो रहा है, जिसका कोई लेना देना भी नहीं है इस एक्शन एंड ट्रांजैक्शन के से, लेकिन स्टिल ही इज बीइंग अफेक्टेड, ही और शी इज बीइंग अफेक्टेड बाय माय एक्शन या फिर माय ट्रांजैक्शन, तो उसको हम एक्सटर्नैलिटी कहेंगे, ठीक है। अब देखिए अब ये एक्सटर्नैलिटी कैसे मार्केट फेलियर कराती है, इसके लिए हमें एक्सटर्नैलिटी को भी डिटेल में समझना पड़ेगा, एंड मार्केट कैसे काम करती है उसे भी डिटेल में समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए as we are aware, anything that one individual does may have at the margin some effect on others. देखिए एक इंसान कोई भी एक्शन करता है तो उसकी एक्शन की वजह से कहीं ना कहीं किसी और को इफेक्ट होता ही है, चाहे वो इफेक्ट छोटा हो, एट द मार्जिन मतलब चाहे वो छोटा इफेक्ट हो या फिर बड़ा इफेक्ट हो, लेकिन एक इंडिविजुअल के एक्शन से दूसरा इंडिविजुअल अफेक्टेड होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, if individuals decide to switch from consumption of ordinary vegetables to consumption of organic vegetables, they would, other things equal, increase the price of organic vegetables and potentially reduce the welfare of existing customers of organic vegetables. देखिए ये एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि लेट्स से मैं एक इंडिविजुअल ए, ठीक है, पहले मैं ऑर्डिनरी वेजिटेबल खाती थी, अब मैंने ऑर्गेनिक वेजिटेबल खाना स्टार्ट किया है। नाउ बिकॉज आई हैव स्टार्टेड बाइंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल की जो डिमांड है वो मैंने
इंक्रीज करा दी, राइट। अब आपको पता है जब भी किसी चीज की डिमांड इंक्रीज होती है तो उस चीज की प्राइस भी इंक्रीज होती है मार्केट में, है ना। तो मेरे डिमांड की वजह से ऑर्गेनिक वेजिटेबल की प्राइस इंक्रीज हो गई। अब लेट्स से बी एक इंडिविजुअल था, वो पहले से ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल खाता था। अब पहले वो कम प्राइस में खाता था, लेकिन जब से मैंने खाना स्टार्ट किया प्राइस इंक्रीज हो गई। अब यही हायर प्राइस में बी को भी खरीदना पड़ रहा है। तो देखिए मेरे एक्शन की वजह से बी भी अफेक्टेड हो रहा है, उसके लिए भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल की प्राइस इंक्रीज हो गई। तो कहीं ना कहीं उसकी जो कंज्यूमर सरप्लस है वो कम हो गई मेरे एक्शन की वजह से। तो देखिए इस तरह से एक इंडिविजुअल का एक्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से दूसरे इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा होता है। However, we should note that all these operate through price mechanism, that is, through changes in prices. The price system works efficiently because market prices convey information to both producers and consumers. तो देखिए अब इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, मैंने प्राइस इंक्रीज कर दी, राइट। अब जब प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लायर्स को यहाँ पे क्या सिग्नल जा रहा है कि देखो ऑर्गेनिक वेजिटेबल की जो डिमांड है वो ज्यादा है, इसलिए इसकी अभी प्राइस ज्यादा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इसकी सप्लाई भी इंक्रीज करनी चाहिए। तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, अब ज्यादा ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्रोड्यूस करेंगे एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे अगेन डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को मैच करेंगे। तो जब डिमांड एंड सप्लाई मैच करेंगे तो जो ये इंक्रीज प्राइस था ये अपने आप फिर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक इक्विलिब्रियम प्राइस पे आ जाओगे, राइट। तो देखिए जो बी इंडिविजुअल को उसको हायर प्राइस में परचेज करना पड़ रहा था वो सिर्फ थोड़ी देर की ही बात थी, क्योंकि जैसे ही सप्लायर्स को सिग्नल मिल जाती है तो वो अगेन अपना सप्लाई इंक्रीज करके ये प्राइस को एक इक्विलिब्रियम प्राइस में ले आएंगे। तो देखिए जब मार्केट एफिशिएंटली वर्क करता है, मार्केट मैकेनिज्म एफिशिएंटली काम करता है, तो मार्केट अपने आप जो करेक्शंस है, जो डिमांड सप्लाई की गैप है उसे करेक्ट कर देती है एंड वापस से एक नॉर्मल प्राइस में मार्केट आ जाती है, नॉर्मल क्वांटिटी एंड नॉर्मल प्राइस में मार्केट आ जाती है, राइट। अब देखिए ऐसा आइडियली होना चाहिए मार्केट में, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। देखिए however, when a consumption or production activity has an indirect effect, either positive or negative, on consumption or production activities of others, and such effects are not reflected directly in the market price, we call it externality. अब देखिए इस एग्जाम्पल में जो मेरी एक्शन थी वो प्राइस में रिफ्लेक्ट हो गई थी, राइट। एंड बिकॉज वो प्राइस में रिफ्लेक्ट हो गई थी मार्केट ने उसे थोड़े टाइम में करेक्ट कर लिया था। लेकिन जो मेरी एक्शन थी अगर वो प्राइस में रिफ्लेक्ट ना होती तो क्या होता। देखिए मैंने ऑर्गेनिक वेजिटेबल जो है इसकी डिमांड बढ़ा दी, राइट, लेकिन लेट्स से ये प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसकी वजह से प्राइस इंक्रीज नहीं हुई। तो अब क्या हुआ, देखिए मैंने भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल बाई किया, अब बाकी लोग भी बाई कर रहे हैं, तो मेरे वजह से कहीं ना कहीं बी जैसे इंडिविजुअल्स जो पहले ऑर्गेनिक वेजिटेबल खा रहे थे, ठीक है, उनके लिए ऑर्गेनिक वेजिटेबल कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट हो जाएगी, क्योंकि देखिए सप्लायर्स ने यहाँ पे जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल है उसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं करी ना, सप्लाई पहले जितना ही है लेकिन डिमांड यहाँ पे एक्सेस हो गई है और ये प्राइस में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, ठीक है। अब प्राइस में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा तो सप्लायर्स को पता नहीं चल रहा ना कि इसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, हमें इसे ज्यादा सप्लाई करनी चाहिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिमांड एंड सप्लाई में इम्बैलेंस हो रहा है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो बिकॉज ऑफ दिस सर्टन पीपल जो है वो ठीक से ऑर्गेनिक वेजिटेबल नहीं खरीद पाएंगे, उनके लिए इनफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ हायर डिमांड। तो देखिए अगर मेरे एक्शन प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल है इसकी अंडर प्रोडक्शन होगी, क्योंकि सप्लायर को सिग्नल ही नहीं मिलेगा कि इनको ऑर्गेनिक वेजिटेबल की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है। और अगर अंडर प्रोडक्शन होती है किसी भी चीज की तो उसे हम मार्केट फेलियर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मेरे एक्शन की जो कॉन्सिक्वेंस है वो प्राइस में नहीं रिफ्लेक्ट होगी तो इस तरह से मार्केट फेलियर हो सकती है, ओके। और इसी को हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटी। तो इसलिए यहाँ पे मार्केट प्राइस में या डेफिनेशन में जोर दिया हुआ है कि इफ माय एक्शन, ठीक है, माय एक्टिविटीज इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस मैकेनिज्म, वी कॉल इट एक्सटर्नैलिटी।
तो चलिए अब एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं एक्सटर्नैलिटीज के। एक्सटर्नैलिटीज आर कॉस्ट in case of negative externalities or benefits in case of positive externalities which are not reflected in the free market prices। तो देखिए यहाँ पे आपको मेन फोकस करना है फ्री मार्केट प्राइसेस में, क्योंकि अगर मेरे एक्शन की जो कॉस्ट है या बेनिफिट है वो अगर मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट हो गई होती तो मार्केट आपने आप उसको करेक्ट कर लिया होता, तो कोई मार्केट फेलियर या एक्सटर्नैलिटी नहीं होती। लेकिन जब ये कॉस्ट या फिर बेनिफिट ये मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होता तब जाके दिक्कत होती है, तब जाके अंडर प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन होती है एंड उसे हम एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। जैसे कि पिछले एग्जांपल में अंडर प्रोडक्शन हुआ था, राइट। अब आगे हम एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे ओवर प्रोडक्शन भी होता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नैलिटी। तो ये कब होती है? जब मेरे जो एक्शन है इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फ्री मार्केट प्राइस। ओके, now they are called externalities because they are external to the market, यानी कि मार्केट में एज अ प्राइस मैकेनिज्म वो काम नहीं कर रही, वो प्रोड्यूसर्स को या कंज्यूमर्स को सिग्नल नहीं दे रही है थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, सो दैट्स व्हाई दे आर एक्सटर्नल टू द मार्केट। ओके, एक्सटर्नैलिटीज आर आल्सो रिफर्ड टू एज स्पिल ओवर इफेक्ट्स, नेबरहुड इफेक्ट्स, थर्ड पार्टी इफेक्ट्स या फिर साइड इफेक्ट्स as the originator of the externality imposes cost or benefit on others who are not responsible for initiating the effect। जैसे कि मेरे एक्शन की वजह से, मेरे ऑर्गेनिक वेजिटेबल की डिमांड की वजह से इंडिविजुअल बी अफेक्ट हुआ था, जबकि बी का कोई देना देना भी नहीं था मेरे डिमांड से, राइट। तो मेरे एक्शन की वजह से एक थर्ड पार्टी जिसने वो एक्शन इनिशिएट भी नहीं करा वो अफेक्टेड यहाँ पे हो रहा है ना। सिंस इट अकर्स आउटसाइड द प्राइस मैकेनिज्म it has not been compensated for, or in other words it is uninternalized, or the cost benefit of it is not borne by the parties। देखिए मेरे एक्शन की वजह से किसी और को कॉस्ट बेयर करना पड़ा, मेरे को खुद को बेयर नहीं करना पड़ा, मैंने तो खरीद लिया, लेकिन जब मैंने खरीदा तो किसी और के लिए ऑर्गेनिक वेजिटेबल कम हो गई, राइट। तो देखिए जो कॉम्पनसेशन मुझे कॉम्पनसेट करना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअली मेरे एक्शन की वजह से ये सब चीज हो रहा है, बट मुझे नहीं करना पड़ा एक्चुअली, राइट। किसी और को मेरी वजह से कॉस्ट बेयर करना पड़ा, तो इसी को हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटी। अब क्योंकि ये प्राइस मैकेनिज्म के बाहर ये सब चीजें हो रही थी, सो दैट्स व्हाई दिस हैपेंड। अगर प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू ये हो रही होती तो ये चीज नहीं होती, किसी और को कॉस्ट बेयर करना नहीं पड़ता, और अगर पड़ता भी तो वो टेम्परेरी होता, फिर मार्केट अपने आप करेक्ट कर लेता। लेकिन क्योंकि ये प्राइस मैकेनिज्म के बाहर हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंटरनलाइज, इसको हम अनइंटरनलाइज कहते हैं, क्योंकि मेरे एक्शन के कॉन्सिक्वेंस किसी और को बेयर करना पड़ता है। अगर मेरे एक्शन की कॉन्सिक्वेंस मुझे खुद बेयर करना पड़ता, तो उसे हम कहते हैं कि एक्सटर्नैलिटी जो है वो इंटरनलाइज्ड हो गई। लेकिन अभी मेरे एक्शन के कॉन्सिक्वेंस कोई और बेयर कर रहा है, सो इट हैज नॉट बीन इंटरनलाइज्ड इन द मार्केट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब देखिए, externalities can be positive or negative. Negative externalities occur when the action of one party imposes cost on another party. Positive externalities occur when the action of one party confers benefits on the another party. तो देखिए अभी तक हमने नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की एग्जांपल देखी, राइट, जहाँ पे मेरी वजह से किसी और को कॉस्ट बेयर करना पड़ा। लेकिन एक्सटर्नैलिटीज कैन बी पॉजिटिव एज वेल, कभी कभार मेरे एक्शन दूसरों को बेनिफिट भी कर सकती है, इवन दो दैट पर्सन वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द एक्शन। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स भी हम आगे देखेंगे। फर्दर, एक्सटर्नैलिटी कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड एज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। सो ऐसे करके ना, कंसिडरिंग ऑल दिस, we will be discussing 4 types of externalities in this chapter. तो ऑल टुगेदर हमने इसको 4 टाइप्स में बांट दिया। ठीक है, फर्स्ट इज नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, सेकेंड इज पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, थर्ड इज नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, एंड फोर्थ इज द पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। अब ये चारों एक्सटर्नैलिटी को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सटर्नैलिटी, दैट इज negative production externality.
देखिए नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी तो आपने समझ लिया होगा, जब आपके एक्शन किसी को नेगेटिवली अफेक्ट करती है, राइट। अब प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी क्या है कि जब आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी कि आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो या कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो एंड दैट एक्टिविटी इज अफेक्टिंग समवन नेगेटिवली, तो उसे हम नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी कहेंगे, ठीक है। देखिए, अ नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी इनिशिएटेड इन प्रोडक्शन which imposes an external cost on others may be received by another in consumption or in production। अब ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। देखिए, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी इट इज इनिशिएटेड इन प्रोडक्शन, मतलब ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज की वजह से इनिशिएट होता है, राइट। एंड ये क्या करता है, इट इम्पोजेज एक्सटर्नल कॉस्ट ऑन अदर, दूसरों को नुकसान कराती है। एंड इट कैन बी रिसीव्ड बाय अनदर इन कंजम्पशन और प्रोडक्शन। इसका ये मतलब है कि जो ये नेगेटिव इफेक्ट है ना, ये कोई एक्सटर्नल कंज्यूमर को भी हो सकता है या फिर एक्सटर्नल प्रोड्यूसर को भी हो सकता है। अगर एक्सटर्नल कंज्यूमर को होता है तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन, एंड अगर एक्सटर्नल प्रोड्यूसर्स को अफेक्ट हो रही है तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए अब इन दोनों का ही ना हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, ओके, अ नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी is received in consumption when a factory which produces aluminium discharges untreated wastewater into a nearby river and pollutes the water, causing health hazard for people who use the water for drinking and bathing। तो देखिए यहाँ पे एक प्रोडक्शन एक्टिविटी, आपकी लेट्स से प्रोडक्शन एक्टिविटी, आप एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करते हो, तो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, आपने जो अनट्रीटेड वेस्ट है वो वाटर में डंप कर दिया, एंड इसके वजह से जो वाटर के कंज्यूमर्स थे, जो वाटर को यूज करते थे ड्रिंकिंग एंड बेथिंग के लिए, उनको यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस, हेल्थ हैजर्ड फेस करनी पड़ रही है। सो बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्शन एक्टिविटी, एक्सटर्नल कंज्यूमर्स ऑफ वाटर, जिन्होंने ये एक्टिविटी स्टार्ट भी नहीं किया, इनको सफर करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ योर एक्शंस। तो ये हो गया नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन। रिसीव्ड इन कंजम्पशन क्यों हुआ, क्योंकि जो वाटर के कंज्यूमर्स है उनको यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अब देखिए नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन क्या होती है, व्हेन द polluted river, देखिए, इट अफेक्ट्स फिश आउटपुट as there will be less catch for fishermen due to the loss of fish resources। तो अगेन आपकी प्रोडक्शन एंड वेस्ट डंपिंग की वजह से जो फिशरमैन थे, जो वो वाटर से फिश कैच करते थे, जो रिवर से फिश कैच करते थे, उनको अब कम फिश मिलेगा बिकॉज पोल्यूशन की वजह से फिश सारे मर गए, ठीक है। तो देखिए जो फिशरमैन की प्रोडक्शन एक्टिविटी थी, उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या थी कि वो फिश कैच करते थे, राइट। तो इस एक्टिविटी में उनको कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ योर एक्शन, राइट। सो दिस वुड बी प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन, यानी कि ये इनिशिएट भी प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से हुआ है एंड ये अफेक्ट भी प्रोड्यूसर्स को कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। तो ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे, राइट। अब ये एक्सटर्नैलिटी मार्केट फेलियर कैसे करती है ये देखते हैं। देखिए, द फर्म हाउएवर has no incentive to account for the external cost that it imposes on consumers of river water or on fishermen when making its production decision। तो देखिए यहाँ पे जब आप एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने का सोचते हो तो आप जो ये एक्सटर्नल कॉस्ट कंज्यूमर्स को एंड फिशरमैन को बियर करना पड़ रहा है, वो कॉस्ट आपको आपकी प्रोडक्शन डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज यू आर नॉट बियरिंग दैट कॉस्ट, राइट। तो आपके प्रोडक्शन में या आपके एल्यूमिनियम के प्राइसेस में वो कॉस्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। देखिए अगर वो कॉस्ट रिफ्लेक्ट होता तो क्या होता, लेट्स से एल्यूमिनियम की प्राइस में देखिए क्या क्या इसमें इंक्लूड होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम प्लस आप थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन रखते होंगे, राइट। तो अभी आपके एल्यूमिनियम की प्राइस में बस यही दो चीजें हैं। लेकिन अगर आप ये पोल्यूशन का जो कॉस्ट है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये भी अगर आप इंक्लूड करते हैं आपके प्राइस में, तो क्या होता, आपका प्राइस हायर होता, राइट। एंड जब प्राइस हायर होता है तो हमें पता है डिमांड कम होती है ना, तो इस वजह से आपकी एल्यूमिनियम की डिमांड कम होती
एंड अगर डिमांड कम होती तो आप कम एल्यूमिनियम बनाते एंड ओवरऑल जो ये पोल्यूशन है ये कम होता, राइट। या फिर आप क्या करते, जो ये पोल्यूशन की कॉस्ट है आप इसको कम करने की कोशिश करते ताकि आपकी डिमांड कम ना हो। तो ऐसा करने से भी जो ये पोल्यूशन है, ओवरऑल पोल्यूशन है, ये कम हो जाती, राइट। तो देखिए, अगर आपके पोल्यूशन का कॉस्ट आपको खुद को बियर करना पड़ता तो इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता। लेकिन इस सिचुएशन में यहाँ पे आपको खुद को बियर नहीं करना पड़ रहा, आपकी पोल्यूशन की कॉस्ट कोई और बियर कर रहा है, तो इसलिए आपको मतलब नहीं है, फिर आप 2 बार सोचोगे भी नहीं एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करते वक्त, क्योंकि आपको खुद को तो यहाँ पे कोई कॉस्ट बियर करना नहीं पड़ रहा, राइट। सो यू विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम एंड दिस विल लीड टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड जो ये हेल्थ हैजर्ड है या फिर जो ये वेस्ट है, पोल्यूशन है, ये भी इंक्रीज होता ही जाएगा, ठीक है। देखिए, एडिशनली दीज एक्सटर्नल कॉस्ट आर नेवर रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। आपके एल्यूमिनियम के प्राइस में ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। दिस विल लीड टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड टू मच पोल्यूशन, राइट। तो ये एक मार्केट फेलियर है, क्योंकि जब भी कोई चीज ओवर प्रोडक्शन होती है तो यहाँ पे मार्केट फेलियर हो जाती है, ओके। तो ये था आपका नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। Okay, now let's look at another type of externality, that is positive production externality. अब positive externality क्या होती है कि आपकी जो एक्टिविटी है वो किसी को पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है, राइट। एंड प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी अगेन यहाँ पे क्या है कि आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी किसी को पॉजिटिवली यहाँ पे इफेक्ट कर रही है, तो उसे हम पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। तो देखिए, अब पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी इनिशिएटेड इन प्रोडक्शन, बिकॉज इट इज प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, तो ये प्रोडक्शन एक्टिविटी से इनिशिएट होता है एंड दैट कन्फर्स एक्सटर्नल बेनिफिट्स ऑन अदर्स, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है तो ये दूसरों को बेनिफिट करेगी, राइट, और अदर्स एंड मे बी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन और इन कंजम्पशन। एंड देखिए, ये जो बेनिफिट है ये एक्सटर्नल प्रोड्यूसर्स को भी मिल सकता है या फिर एक्सटर्नल कंज्यूमर्स को भी मिल सकता है। तो अगेन दोनों का हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, a firm which offers training to its employees for increasing their skills generates positive benefits on other firms when they hire such workers as they change their jobs. तो मान लीजिए आप हो ये फर्म, ठीक है, आपने क्या किया, आपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दिया एंड इसके वजह से उनकी स्किल इंक्रीज हो गई। अब देखिए, अब जब ये जो एम्प्लॉइज है, राइट, जब ये आपको छोड़ के अदर फर्म्स पे जाएंगे तो अदर फर्म्स को भी इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको स्किल्ड एम्प्लॉइज मिलेंगे। देखिए, ट्रेनिंग में ये अदर फर्म का ट्रेनिंग में कोई रोल नहीं था, राइट, बट स्टिल दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द ट्रेनिंग दैट यू प्रोवाइडेड। तो इसको हम पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये स्टार्ट हुआ प्रोडक्शन एक्टिविटी से। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज इज योर प्रोडक्शन एक्टिविटी, है ना, एंड ये फायदा हो रहा है अदर फर्म्स को। अदर फर्म्स जो है ये प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सो इट हैज इनिशिएटेड फ्रॉम प्रोडक्शन and it is received by another producer, so it is a positive production externality received in production, ठीक है। Similarly, देखिए, a positive production externality is received in consumption when an individual raises an attractive garden and the person walking by enjoy the garden। देखिए, आपने एक पॉजिटिव प्रोडक्शन काम किया, आपने एक गार्डन बनाया, ब्यूटीफुल गार्डन, राइट। अब इसकी वजह से जो जो लोग हैं जो आपके गार्डन के थ्रू गुजरते हैं वो भी इसको एंजॉय करते हैं, उनको भी ये अच्छा लगता है, राइट, दे आर फीलिंग गुड। तो देखिए, आपके वजह से, आपके एक्टिविटी की वजह से किसी और को बेनिफिट मिल रहा है, दे आर गेटिंग द बेनिफिट, जबकि वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं थे। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी इन्वॉल्व इन कंजम्पशन, क्योंकि ये कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, ये गार्डन को ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, थ्रू द आईज। सो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन। अब देखिए, अब ये कैसे मार्केट को फील कर सकती है, हाउ विल पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी कॉज मार्केट फेलियर। देखिए, these external effects were not in fact taken into account when production decisions were made। देखिए, यहाँ पे ना आपकी ट्रेनिंग की वजह से ये अदर फर्म्स को फायदा हो रहा है, लेकिन क्या इसका ये बेनिफिट आपको मिल रहा है? देखिए, जो ये अदर फर्म्स को बेनिफिट मिल रहा है, अगर ये अदर फर्म आपको वो बेनिफिट कन्फर करता तो क्या होता,
आप इंकरेज होते ज़्यादा इस तरह के ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। लेट्स से देखिए पर एम्प्लॉय ट्रेनिंग देने की लेट्स से आपको ₹100 कॉस्ट लगती है, ठीक है। अब देखिए ये अदर फर्म तो ये फ्री में ही इंजॉय कर रहे हैं, ट्रेनिंग आपने प्रोवाइड की, कॉस्ट आपको लगा, अदर फर्म्स को फ्री में इसका बेनिफिट मिल रहा है। अगर ये जो अदर फर्म है ये आपके कॉस्ट को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, लेट्स से दे कंट्रीब्यूट अ लिटिल, ठीक है, और आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाए ₹2.75, तो आप इंकरेज हो जाओगे राइट टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, क्योंकि देखिए जो बेनिफिट अदर फर्म्स को मिल रहा था वो आपको भी यहाँ पे पास कर रहे हैं बाय रिड्यूसिंग योर कॉस्ट, है ना। तो अगर ऐसा होता तो फिर आप और इंकरेज होते ट्रेनिंग देने के लिए, एंड इस तरह की चीजें जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है ये ज्यादा प्रोड्यूस होती। बट बिकॉज ऐसा नहीं होता रियल वर्ल्ड में, सारा कॉस्ट आपको ही बियर करना पड़ता है ट्रेनिंग की, एंड जो ये अदर फॉर्म्स है ये तो फ्री में ही उसका फायदा उठाते हैं। तो क्या होता है आपको एक टाइम पे ये कॉस्ट ज्यादा लगने लग जाएंगी, एंड आप इतना ज्यादा ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर पाओगे बिकॉज ऑफ दैट दिस हायर कॉस्ट दैट यू हैव टू बियर, ठीक है। तो इसलिए जो पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है अक्सर इन चीजों की हम अंडर प्रोडक्शन मार्केट में देखने को हमें मिलता है, एंड जब भी कोई चीज अंडर प्रोड्यूस होती है तो उसको भी हम मार्केट फेलियर कहते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी लीड्स टू मार्केट फेलियर। क्योंकि देखिए अगेन ये प्राइस में इंक्लूडेड नहीं होती ये चीजें राइट, जिन्होंने ये एक्सटर्नैलिटी स्टार्ट किया, इनिशिएट किया है, उनको इस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई दे विल प्रोड्यूस लेस ऑफ दीज गुड्स, एंड दैट्स व्हाई ये अंडर प्रोड्यूस्ड होंगे, एंड इसकी वजह से ये मार्केट फेलियर कराती है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड टाइप ऑफ एक्सटर्नैलिटी दैट इज नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी कंजम्पशन एक्टिविटीज किसी को नेगेटिवली अफेक्ट करेगी तो उसे हम नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी कहेंगे। देखिए नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी इनिशिएटेड इन कंजम्पशन, यानी कि ये कंजम्पशन एक्टिविटी की वजह से स्टार्ट होती है, एंड विच प्रोड्यूस एक्सटर्नल कॉस्ट ऑन अदर्स, ये दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, एंड इट मे बी रिसीव्ड इन कंजम्पशन, यानी कि ये एक्सटर्नल कंज्यूमर्स को भी अफेक्ट करते हैं, और इन प्रोडक्शन यानी कि एक्सटर्नल प्रोड्यूसर्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी अफेक्टिंग कंजम्पशन, अब दूसरे कंज्यूमर्स को ये कैसे अफेक्ट कर सकता है। देखिए स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस लीड्स टू पैसिव स्मोकिंग, littering and reduces the appeal of the area। अब आपने स्मोक किया एक पब्लिक प्लेस में राइट, तो देखिए ये सिर्फ आपको अफेक्ट नहीं कर रही है, जो वो पब्लिक प्लेस को कंज्यूम कर ऑक्यूपाई कर रहे थे, रह रहे थे वहां पे, तो ये बाकी लोगों की भी पैसिव स्मोकिंग आपने कराती, एंड जो वो स्पेस था पब्लिक एरिया था उसकी जो एस्थेटिक थी या फिर उसकी जो ब्यूटी थी वो भी आपने खराब कर दी, क्योंकि स्मोकिंग करने से धुआं होता है, लिटर होता है राइट, तो उसकी वजह से वो प्लेस की सुंदरता भी खराब हो गई। तो देखिए जो बाकी लोग उस एरिया को कंज्यूम कर रहे थे, उस पब्लिक प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहे थे, उन कंज्यूमर्स को भी आपने अफेक्ट किया बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटी। और यहाँ पे देखिए आपको इसका कॉस्ट बियर नहीं करना पड़ रहा राइट, आपने तो स्मोकिंग करी, इंजॉय करी, लेकिन बाकी लोग स्मोक करते भी नहीं राइट, उन्होंने इंजॉय भी नहीं करी, लेकिन उनको सिर्फ कॉन्सिक्वेंस बियर करना पड़ा आपके एक्शन का। सिमिलरली प्लेइंग द रेडियो लाउडली प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग एक्टिविटीज लाइक अ कॉन्सर्ट। आप कॉन्सर्ट में गए लेकिन वहां पे आपने रेडियो लाउडली चला दी, तो देखिए इससे क्या होगा, जो बाकी लोग जो कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे कॉन्सर्ट को, उनको यहाँ पे अफेक्ट हुआ, है ना। सो दिस इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन। अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी अफेक्टिंग प्रोडक्शन, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर बाय स्टूडेंट डिसरप्ट टीचर्स अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देखिए आप एक स्टूडेंट हो, आप भी एक टीचर के क्लास कंज्यूम कर रहे हो राइट, लेकिन कंज्यूम करते वक्त आपने क्या किया, आपने डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर से डिस्टर्ब किया टीचर को, डिस्टर्ब किया क्लास, और इसकी वजह से जो बाकी कंज्यूम कर रहे थे उनको भी अफेक्ट, टीचर को भी अफेक्ट हुआ राइट, टीचर की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसको अफेक्ट हुआ, इट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आपकी कंजम्पशन एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है, तो यहाँ पे है नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, ठीक है, अफेक्टिंग प्रोडक्शन ये हो गया, क्योंकि आपकी कंजम्पशन एक्टिविटी के वजह से जो टीचर की प्रोडक्टिव एक्टिविटी है वो यहाँ पे डिसरप्ट हो गई। ओके, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन रिड्यूसेस वर्क एफिशिएंसी। देखिए अगेन आप काम पे जाते वक्त अल्कोहल कंज्यूम करके जाते हो, तो ये आपकी कंजम्पशन की वजह से
जो एफिशिएंसी है, राइट, जहाँ पे आप काम करते हो तो वहाँ की एफिशिएंसी आपने कम कर दी बिकॉज आप ठीक से वहाँ पे काम नहीं कर रहे. सो योर कंजम्पशन एक्टिविटी इज affecting the production of your workplace. So this is an example of negative consumption externality affecting production. ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया. Okay, now let's talk about the fourth and the last type of externality, that is positive consumption externality. तो positive consumption externality में क्या होता है कि देखिए आपके कंजम्पशन एक्टिविटीज से अगर किसी थर्ड पार्टी को पॉजिटिवली बेनिफिट हो रहा है तो उसे हम पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी कहेंगे. ठीक है, देखिए अ पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी इनिशिएटेड इन कंजम्पशन. तो देखिए ये एक्सटर्नैलिटी कहाँ पे इनिशिएट होती है, आपके कंजम्पशन एक्टिविटी से इनिशिएट होती है, राइट. दैट कन्फर्स एक्सटर्नल बेनिफिट्स ऑन अदर्स. और ये क्या करती है, ये बाकी थर्ड पार्टी को, किसी और को एक्सटर्नल बेनिफिट प्रोवाइड करती है, राइट. एंड इट मे बी रिसीव्ड इन कंजम्पशन और प्रोडक्शन. यानी कि जो ये एक्सटर्नल बेनिफिट है ये एक्सटर्नल कंज्यूमर्स को भी मिल सकता है या फिर एक्सटर्नल प्रोड्यूसर्स को भी मिल सकता है. ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं हम. पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन. तो एक्सटर्नल कंज्यूमर्स, जो थर्ड पार्टी कंज्यूमर्स हैं, उनको कैसे बेनिफिट मिलता है. देखिए, इफ पीपल गेट इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट कॉन्टेजियस डिजीज, they would confer a social benefit to others as well by preventing others from getting infected. तो देखिए जब आप इम्यूनाइज होते हो, वैक्सीन लेते हो, तो वो एक कंजम्पशन एक्टिविटी है. यू आर कंज्यूमिंग वैक्सीन, राइट. तो इसका बेनिफिट आपको तो होता ही है, लेकिन आपके अलावा जो सोसाइटी के बाकी लोग हैं ना, उनको भी इसका बेनिफिट मिलता है क्योंकि आप ये कॉन्टेजियस डिजीज फैलने से बचा रहे हो, राइट, सोसाइटी में फैलने से बचा रहे हो बाय टेकिंग अ वैक्सीन. तो आपके कंजम्पशन एक्टिविटीज की वजह से इस सोसाइटी में बाकी लोगों को भी अदर्स आर आल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम योर एक्टिविटी. तो ये हो गया पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन. ठीक है, सिमिलरली पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन की एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. देखिए, consumption of the service of a health club by employee of a firm would result in an external benefit to the firm in the form of increased efficiency and productivity. तो देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, एक हेल्थ क्लब ज्वाइन किया. लेट्स से आप मंथली कुछ मेंबरशिप पे करते हो, ₹1000 पर मंथ लेट्स से. ठीक है, एंड आप हेल्थ क्लब में जाके, हेल्थ क्लब में क्या होता है, वहाँ पे आप एक्सरसाइज करते हो, फिट रहते हो, स्विमिंग वगैरह. ठीक है, तो ये फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस के लिए ये क्लब होती है ना. तो जब आप एक हेल्थ क्लब ज्वाइन करते हो तो क्या होता है कि आप फिजिकली फिट रहते हो, एक्टिव रहते हो, जिसकी वजह से आपकी जो एफिशिएंसी है काम में, प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज हो जाती है. एंड ये आपकी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी का बेनिफिट किसको मिलेगा, ये फर्म को मिलेगा, यानी कि जहाँ पे आप काम करते हो, आपके ऑफिस में. ठीक है, तो उनको भी आपके ये हेल्थ क्लब ज्वाइन करने का बेनिफिट मिलेगा. देखिए जब आप हेल्थ क्लब ज्वाइन करते हो, इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन यू एंड द हेल्थ क्लब, राइट. आपने पैसे दिए हेल्थ क्लब को, फर्म का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके ये कंजम्पशन एक्टिविटी के वजह से, बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग द सर्विसेज ऑफ द हेल्थ क्लब, आपके फर्म को, आपके ऑफिस को भी फायदा हो रहा है क्योंकि आप बेहतर काम कर पा रहे हो, आप सिक लीव भी कम लोगे, राइट, क्योंकि आप ज्यादा फिट हो, राइट, आप मेंटली भी सही रहते हो तो अच्छी तरह से काम कर पाते हो. तो देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल बेनिफिट फर्म को भी इस तरह से मिल रहा है. एंड फर्म जो है या आपके ऑफिस जो है वो एक प्रोडक्शन हाउस है, राइट. वहाँ पे आप कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हो, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, तो इसलिए हम इसको रिसीव इन प्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्म ने रिसीव किया है एक्सटर्नल बेनिफिट. ठीक है, देखिए ऊपर यहाँ पे सोसाइटी के लोगों ने, यानी कि नॉर्मल कंज्यूमर्स ने रिसीव किया था, तो इसलिए ये रिसीव्ड इन कंजम्पशन हुआ. ठीक है, यहाँ पे फर्म ने या आपके ऑफिस ने रिसीव किया है, सो इट इज रिसीव्ड इन प्रोडक्शन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द एग्जाम्पल ऑफ द टू टाइप्स ऑफ पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी. ठीक है, ओके. अब देखिए, व्हेन देयर आर एक्सटर्नैलिटीज, द कॉस्ट और बेनिफिट्स आर एक्सपीरियंस्ड बाय पीपल outside a transaction, the actors in the transaction, consumers or producers, tend to ignore those external cost or benefit. तो देखिए ये अभी तक हमने यही समझा है, राइट, कि जब भी एक्सटर्नैलिटी होती है
तो कॉस्ट और बेनिफिट जो है वो पीपल आउटसाइड द ट्रांजैक्शन भी महसूस करते हैं, यानी कि जो थर्ड पार्टी होते हैं, जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, वो भी ये कॉस्ट और बेनिफिट एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। एंड जो एक्टर्स इन द ट्रांजैक्शन है, यानी कि जो एक्चुअली ट्रांजैक्शन के पार्ट है, ठीक है, चाहे वो कंज्यूमर्स हो या प्रोड्यूसर्स हो, तो जो ये थर्ड पार्टी को कॉस्ट या बेनिफिट हुआ है ना, ये एक्टर्स अपने ऊपर नहीं लेते, दे टेंड टू इग्नोर द एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट, ठीक है। एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट का हिस्सेदारी थर्ड पार्टी को ही दिया जाता है। जो एक्चुअल में एक्टर्स है या पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन है, वो ये एक्सटर्नल कॉस्ट को खुद बियर नहीं करते, दे टेंड टू इग्नोर दिस एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट। देखिए, इनको खुद को जो बेनिफिट हो रहा है वो तो है ही, राइट, लेकिन जो थर्ड पार्टी को बेनिफिट हो रहा है या जो थर्ड पार्टी को कॉस्ट लग रहा है, उनका हिस्सेदारी ये पार्टिसिपेंट्स टू द ट्रांजैक्शन अक्सर नहीं लेते, ठीक है। दे टेंड टू ignore those external costs and benefits. So I hope you've understood the concept here. Okay, अब देखिए, how do these externalities cause inefficiency and market failure? उसके लिए आपको difference between private cost and social cost समझना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, private cost is the money cost of production incurred by the firm, that is costs such as wages, raw materials, heating and lighting, which must be paid to carry out production, and these would appear in the firm's account. तो देखिए, प्राइवेट कॉस्ट यानी कि कोई भी फर्म जब कोई भी चीज प्रोड्यूस करता है तो उसको क्या क्या कॉस्ट लगती है, राइट, जैसे कि रॉ मटेरियल, वेजेस, जो भी वो सामान बनाने में कॉस्ट लगता है, उसको हम प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं। ये सिर्फ फर्म की कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा देखिए एक और टर्म होता है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या है? इट रिफर्स टू द टोटल कॉस्ट टू द सोसाइटी on account of a production or consumption activity. Social costs are private costs borne by individuals directly involved in a transaction, together with the external cost borne by third parties not directly involved in transaction. तो देखिए, हमने कहा कि एक्सटर्नैलिटी में जो एक्सटर्नल कॉस्ट है वो थर्ड पार्टी बेयर करता है, राइट। अब यहाँ पे जो प्राइवेट कॉस्ट है ना, ये तो वो कॉस्ट है जो एक्चुअल में जो पार्टी इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन में, वो बियर करता है प्राइवेट कॉस्ट, राइट। एंड थर्ड पार्टी जो बियर करता है उसे हम एक्सटर्नल कॉस्ट। अब जो ये सोशल कॉस्ट है ना, इट विल बी द सम ऑफ दिस प्राइवेट कॉस्ट एंड दिस एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द सोशल कॉस्ट आर द टोटल कॉस्ट incurred by a society when a good is consumed or produced. It is thus private cost plus cost to the third party, that is private cost plus total negative externalities. तो देखिए, सोशल कॉस्ट यहाँ पे क्या हुआ, इसने सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट को ही नहीं इंक्लूड किया, बट जो एक्सटर्नल कॉस्ट था, राइट, जो थर्ड पार्टी को कॉस्ट लग रहा था, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सोशल कॉस्ट। तो प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट आपको समझ आ गया, राइट। ओके, तो देखिए, these external costs are not included in firm's income statement or consumers' decisions. However, these external costs are real and important as far as the society is concerned. जो external cost है वो फर्म के इनकम स्टेटमेंट पे नहीं रिफ्लेक्ट होता, राइट, और वो कंज्यूमर के डिसीजन में भी इसलिए वो इन्वॉल्व नहीं होता। However, जो ये एक्सटर्नल कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये सोसाइटी के लोगों को ये कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, राइट। सो देयर विल बी सीरियस सोशल कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज ऑफ दीज एक्सटर्नल कॉस्ट। द मार्केट प्राइसेस डिटरमाइंड विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग एक्सटर्नैलिटीज आर नॉट आइडियल as they do not reflect all social cost and benefit. Such prices send incorrect signal to producers and consumers and cause either overproduction या फिर underproduction. देखिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने पहले एक एग्जाम्पल लिया था एल्यूमिनियम प्रोडक्शन का, राइट। देखिए, मान लीजिए एल्यूमिनियम प्रोडक्शन करते वक्त प्राइवेट कॉस्ट आपकी 100 पर यूनिट आती है, ठीक है, एंड जो आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट है वो 50 पर यूनिट है। देखिए, अब एल्यूमिनियम की मार्केट प्राइस में यूजुअली सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट ही इंक्लूड होती है, राइट, ये एक्सटर्नल कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करते। लेकिन सपोज अगर हम करते तो टोटल सोशल कॉस्ट आपका कितना होता है? 150 होता है, राइट। नाउ सपोज अगर आपकी मार्केट प्राइस 150 होती तो क्या होती? बिकॉज ऑफ दिस हायर मार्केट प्राइस लोग डिमांड कम करते एंड एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन भी कम होती
एंड जो पोल्यूशन है एल्यूमिनियम की वजह से वो भी कम होती है ना। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है रियल लाइफ में या इन रियल वर्ल्ड। जो ये प्राइवेट कॉस्ट है ना, सिर्फ दिस विल फॉर्म द मार्केट प्राइस ऑफ एल्यूमिनियम, एंड ये जो कॉस्ट है ये कम है रिलेटिवली, राइट, एज कम्पेयर टू सोशल कॉस्ट। एंड बिकॉज ये कॉस्ट कम है तो डिमांड ऑफ एल्यूमिनियम विल बी रिलेटिवली हायर। तो लोग इसको, प्रोड्यूसर्स इसको ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, राइट, एंड जो इसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो भी हायर होगा, देयर विल बी ग्रेटर पोल्यूशन। तो देखिए इफ दिस टोटल कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन मार्केट प्राइस, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम जैसे चीजों की ओवर प्रोडक्शन होगी जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करते हैं। वैसे चीजों की ओवर प्रोडक्शन होने के यहाँ पे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जो मार्केट प्राइस है वो एक्चुअल जो कॉस्ट है, राइट, जो टोटल सोशल कॉस्ट है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, ओनली प्राइवेट कॉस्ट को रिफ्लेक्ट कर रही है। ओके ओके अब देखिए, अब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में क्या होगा। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में एक्सटर्नल बेनिफिट होता है, राइट। अब लेट्स से आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, लेट्स से यू आर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी प्राइवेट कॉस्ट है 100 एंड इसकी एक्सटर्नल बेनिफिट है 50। तो टोटल सोशल कॉस्ट इसका कितना हुआ, सोशल कॉस्ट 50 होना चाहिए था, राइट। एक्सटर्नल बेनिफिट जो है आप कॉस्ट से सबट्रैक्ट कर दो। लेकिन अक्सर मार्केट प्राइस ना सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट को ही रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो एक ही यहाँ पे मार्केट प्राइस कितनी होगी, 100 होगी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस हायर प्राइस जो ये प्रोडक्ट ए है इसकी डिमांड उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी। अगर 50 होती इसकी कॉस्ट, सो डिमांड इन दिस केस वुड बी हायर, राइट। लेकिन अगर प्राइस 100 है तो डिमांड रिलेटिवली लो होगी, और अगर लो डिमांड होगी तो इसकी प्रोडक्शन भी लो होगी। तो देखिए जो चीज एक्सटर्नल बेनिफिट क्रिएट करते हैं, तो बिकॉज ऑफ देयर हाई प्राइसेस इन चीजों की अक्सर हमें अंडर प्रोडक्शन देखने को मिलती है। बिकॉज जो मार्केट प्राइस है वो एक्चुअल सोशल प्राइस जो है या एक्चुअल सोशल कॉस्ट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो देखिए जो पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है अक्सर वो चीज अंडर प्रोड्यूस रह जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन होती है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन मार्केट फेलियर होती है, राइट। क्योंकि मार्केट फेलियर क्या है, it is basically overproduction or underproduction of goods and services. Understood? Okay. Thus, we conclude that when there is externality, a competitive market will produce a level of output which is not socially optimal. This is a clear case of market failure. So, market failure कैसे होता है externality से, वो भी हमने देख लिया. Now, we will look at the third reason for market failure, that is public goods. ओके गाइस, तो जो हमारी 4 मेन रीजंस थी मार्केट फेलियर की, उनमें से हमने 2 रीजंस डिटेल में पढ़ लिया, राइट, मार्केट पावर एंड एक्सटर्नैलिटीज। एंड ऑलरेडी हमारी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो ये 3rd एंड 4th रीजन है पब्लिक गुड एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ये हम अगली वीडियो में पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे और इनको भी हम डिटेल में वहां पे देखेंगे, ठीक है। नाउ बिफोर यू गो आई लाइक टू अनाउंस कि मैंने अपने वेबसाइट में एक मैक्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जहां पे आपको एडिशनल एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने को मिलेंगी फ्रॉम चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 फॉर सीए फाउंडेशन बिजनेस इको। देखिए जो मैक्रो का पार्ट है उसमें आपके इंस्टीट्यूट ने बहुत ही कम क्वेश्चंस दिया है अपने मॉड्यूल में, सिर्फ उतना क्वेश्चन करके एग्जाम के लिए इनफ नहीं है, आपको एडिशनल क्वेश्चन करने की जरूरत है। तो इसीलिए ये मैक्रो टेस्ट सीरीज में लेके आई हूँ। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, तो ऑल टुगेदर 15 टेस्ट हैं फॉर 15 यूनिट्स एंड 900 से भी ज्यादा एडिशनल क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेगी, यानी कि ईच यूनिट में आपको एटलीस्ट 50 to 60 एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए इससे क्या होगा, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी उस चैप्टर की, एंड जो क्वेश्चन है वो ईच एंड एवरी टॉपिक से इंक्लूडेड है, तो हर टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मिलेंगी। और देखिए ये सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। तो देखिए आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सप्लेनेशन के लिए, एक ही जगह पे आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन सारा मिल जाएगा, तो आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे मैथ्रो इकोनॉमिक्स पे। और सिर्फ मेरे ही एडिशनल क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे, जो इंस्टीट्यूट के PYQs के क्वेश्चन है एंड जो इंस्टीट्यूट के पास मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस है
वो भी यहाँ पे सारे इंक्लूडेड है। तो ये करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैक्रो में। आप बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो जाओगी। आपकी कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस आती है क्लैरिटी से, और मेरे क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन से आपको फुल क्लैरिटी मिलेंगी सारे टॉपिक्स में, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे मैक्रो। एंड ये आपको अवेलेबल है एट अ नॉमिनल प्राइस ऑफ ओनली 150 रुपीज। तो ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आज ही आप इसको ले सकते हैं एंड यूनिट वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड फर्स्ट कॉमेंट में भी मिल जाएगा। तो लिंक में जाए, क्लिक करें एंड आज ही ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें एंड अपनी जो कॉन्फिडेंस है मैक्रो में वो इंक्रीज करें। सो गाइज, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे अक्सर अपने डाउट पूछते हैं एंड आई ट्राई टू क्लैरिफाई देयर डाउट्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।